history will be kinder to me than the contemporary media. एक खास वजह थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके काम के प्रति अधिक दयालु होगा। मीडिया ने उन्हें जिस तरह से आंका, विपक्षी दलों ने उन पर जिस तरह से हमला किया, इतिहास उनके कामों के प्रति अधिक दयालु होगा। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, 92 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, आज उनके एक एक शब्द को भारत समझ रहा है। क्योंकि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि 2014 से पहले भारत आगे देख रहा था, भारत आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था, मगर आज 11 साल बाद हम कैथेड्रल के सामने भजन गाते हैं, हम मस्जिदों के सामने अश्लील भजन चलाते हैं, हम हर धार्मिक स्थल के नीचे एक और धार्मिक स्थल खोज रहे हैं। यानी कि मानसिक तौर पर 11 साल में देश का जो बौद्धिक विकास होना था, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके काम के प्रति अधिक दयालु होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि पत्रकार ने उनसे क्या सवाल पूछा था, और सवाल में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो भी उस वक्त को लेकर एक संदेश दे रहा है। पत्रकार ने उनसे क्या सवाल पूछा था, आपकी स्क्रीन पर आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपने मंत्रियों पर लगाम लगाने में असमर्थ रहे, आपने परिस्थितियों को हाथ से बाहर जाने दिया, आप पॉलिटिकली फेल हो गए और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने की बजाय दूसरे लोगों को इसे रोकने के लिए कहते रहे। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, 2014 से पहले भारत आसमान की तरफ देख रहा था। 2014 से पहले हमारा मकसद था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बतौर डॉक्टर, बतौर वैज्ञानिक, बतौर आईटी प्रोफेशनल अपनी छाप छोड़ना। मगर 11 सालों बाद विदेशों में जो घटनाएं होती हैं, हम उस पर आक्रोशित होते हैं। हम अपने ही देश के नागरिकों पर निशाना साध रहे हैं। क्रिसमस जैसे पावन पर्व पर जो एक दिन पहले गुजरा है, आप जानते हैं क्या क्या नजारे नहीं देखने को मिले। बच्चे जहां पर सांता क्लॉज बने हुए थे, उन स्कूल्स पर धावा बोला गया। जोमेटो का डिलीवरी बॉय जिसने सांता की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके कपड़े उतारे गए। लखनऊ में कैथेड्रल के सामने भजन जपा जा रहा था, मानो ताना दिया जा रहा है। यह बदल गया है 11 साल में। और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके प्रति दयालु होगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें किस तरह से इज्जत दी जाती है। करीब 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहूंगा आप देखें। इसीलिए उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया था, सिंह इज किंग। इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उस वक्त मनमोहन सिंह का क्या योगदान था। देखते हैं। Joint meeting will come to order. Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. मनमोहन सिंह को कई लोग 1991 की वजह से भी याद करते हैं दोस्तों। 1991 जब भारत उदारवाद के दौर में प्रवेश कर रहा था, जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोलकर रख दिया था, उसी का परिणाम था दोस्तों कि इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में प्रवेश किया। यही वजह था कि कई जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके जीने का स्तर बढ़ा। जी हां, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी छाप छोड़ते गया।
और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने देश को दिया सूचना का अधिकार, जो आम इंसान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार था, सरकार से सवाल करने का सबसे बड़ा हथियार। और आज उस सूचना के अधिकार को तहस नहस कर दिया गया पिछले 11 सालों में। याद कीजिएगा, जिस अन्ना आंदोलन ने नींव रखी थी कांग्रेस के खात्मे की, उसी अन्ना आंदोलन से निकला था लोकपाल। वो लोकपाल भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश को दिया गया, मगर आप जानते हैं 11 सालों से हम उस लोकपाल की गूंज तक नहीं सुन रहे हैं। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है कोई नहीं जानता, उस लोकपाल का स्वाहा कर दिया गया। यह बात अलग है कि उसी अन्ना आंदोलन पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता हासिल की थी। कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थीं, उनमें से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए थे। मगर आज उस लोकपाल की गूंज कोई नहीं सुनता। मगर इसमें दोष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। उन्होंने ईमानदारी से देश की जनता को सूचना का अधिकार दिया। उन्होंने ईमानदारी से देश की जनता को लोकपाल दिया। देश को अमेरिका के साथ परमाणु डील पर हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मगर पिछले 11 सालों में हम यह दावा तो करते रहे कि भारत या मौजूदा प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, मगर इस तरह की कोई डील्स सामने उभर कर नहीं आती हैं। कोई भी डील सामने उभर कर नहीं आती हैं। And I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे तो भारत के पत्रकार सही मायने में पत्रकार थे। मैं आपको सुना चुका हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा, तब उनसे क्या सवाल पूछा गया था। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं दोस्तों। 2005 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू जाते हैं और जेएनयू में उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। प्रशासन इसी के परिणाम के चलते कई छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, उन्हें जेएनयू से बाहर करने की जमीन तैयार करता है। मगर तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कॉल जाता है जेएनयू को और कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना हर छात्र का अधिकार है। जी हां, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। उनसे आप कुछ भी सवाल कर सकते थे, मगर पिछले 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कि आपके करीब 9.5 साल के कार्यकाल में ये एक परसेप्शन रहा कि फैसले 10 जनपद में होते हैं, उनका ऐलान 7 RCR या PMO से होता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस परसेप्शन, इस छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? Well, it is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments in these 9.5 years. There were, of course, times when they differed from what the government had done. The government reconsidered those issues, and I don't think this is wrong or a disadvantage to make corrections if the party leadership feels that such corrections were required in the national interest. पिछले 11 सालों में हमने ढेरों मन की बात सुनी है। पालतू मीडिया से प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज देखे हैं, जिनमें सवाल पहले ही तय हो जाते हैं और बात यहां नहीं रुकती है। आप जानते हैं, हाल ही में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा है कि न सिर्फ सवाल पहले तय होते हैं, बल्कि उस इंटरव्यू को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिट किया जाता है।
यानी कि प्रधानमंत्री यह फैसला करते हैं कि क्या सवाल पूछा जाए, और अगर सवाल पूछा गया है तो वो ऑन एयर होता है, वो टीवी पर दिखाया जा सकता है, उसका भी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। यह है आज का मीडिया। मीडिया उस वक्त सवाल करता था दोस्तों। मीडिया को इस बात की आजादी थी, जो लोग आंदोलन करते थे उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया जाता था। मगर पिछले 11 सालों में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। किसान सड़क पर उतरता है, 750 किसान मर जाते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है। समाज सेवी सवाल करते हैं, उन्हें सोरोस का एजेंट बताया जाता है। उन्हें एंटी नेशनल अर्बन नक्सल बताया जाता है। जी हां, किसानों को भी अर्बन नक्सल बताया गया था। शाहीन बाग में आंदोलन होता है, तब क्या होता है दोस्तों, उन्हें पाकिस्तान समर्थित बताया जाता है। सबसे बड़ी बात जो हमने पिछले 11 सालों में देखा है, मीडिया न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति नतमस्तक है, बल्कि सबसे दुखद बात, मीडिया दंगाई बन गई है। मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है। मीडिया का चरित्र एक अपराधी, एक दंगाई जैसा हो गया है। और आप जानते हैं, इसके लिए मुझे आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कार्यक्रमों में उन्हें अक्सर एक्सपोज करता रहता हूं। 11 सालों में मीडिया का चरित्र इस तरह से बदल गया दोस्तों, इस तरह से बदल गया। क्यों? क्योंकि सरकार की दबिश के सामने, सरकार के जोर के सामने सवाल पूछना तो बहुत दूर, ये लोग उनके एजेंट बन गए। और सबसे बड़ी बात, नफरती एजेंट बन गए। यह है पिछले 11 साल की विरासत। और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। बात यहां नहीं रुकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक भविष्यवाणी की थी कि वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और बात वहां नहीं रुकती है। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यह बयान दिया था, और यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के बारे में रेनबो छतरी का जिक्र किया था। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसके काफी दिनों बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को कम किया है, और इस प्रकार प्रधानमंत्री के कार्यालय की गंभीरता को कम किया है। अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की घृणित, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को निशाना बनाना था। उन्होंने कुछ झूठे बयानों के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराया। मैंने अपने जीवन में कभी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक एक बात सही साबित हो रही है। जी हां, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी, आपकी बेटी बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दी जाएगी। चर्चा का स्तर यह हो गया है और समाज इसे सामान्य मान रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों में मीडिया का सहारा लेते हुए बार बार लोगों की नसों में जहर उगला गया। और यही वजह है कि ये लोग मस्जिदों के सामने, गिरजाघरों के सामने इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। मैंने कहा ना, 11 साल पहले हम आसमान की तरफ देख रहे थे, मगर 11 साल बाद हम जमीन के नीचे देख रहे हैं, हम खुदाई कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के मौके पर, यानी कि जब दुर्गा विसर्जन यात्रा हो रही होती है, तब हम किसी मस्जिद के सामने गाली गलौज करते हैं। यह फर्क आ गया है दोस्तों। यानी कि 11 सालों में हम अपने धार्मिक आयोजनों में भी खुश नहीं हैं, उस मौके पर भी हमें दूसरों को गाली देने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हम मनमोहन सिंह को मिस करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपना तजुर्बा दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तो अपने साथ कई पत्रकारों को लेकर जाते थे, और आप जानते हैं इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्प्रचार किया था।
आपको याद है, जैसे ही मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला काम उन्होंने क्या किया? उनके विमान में जो पत्रकार जाया करते थे, उनके जाने पर रोक लगा दी गई। और फिर पूरा प्रचार तंत्र यह कहने लगा कि देखो मोदी ने किस तरह से पत्रकारों को ठिकाने पर लगा दिया। पत्रकार जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उनके विमान में ऐश किया करते थे, उस पर लगाम लग गई। सरासर गलत दोस्तों। पत्रकार जो प्रधानमंत्री के विमान में जाया करते थे, उन्हें फायदा यह मिलता था कि यात्रा के खत्म होने के बाद आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते थे। प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, और यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की विरासत थी। हर विदेश यात्रा के बाद आप उनसे सवाल कर सकते थे, आप मनमाना सवाल कर सकते थे। मगर पिछले 11 सालों में इस देश में सिर्फ मन की बात होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बतौर पत्रकार मेरा एक अंदाजे बयां था, और बहुत ही कड़ाई से मैं कांग्रेस से सवाल पूछा करता था। मैं नहीं भूला हूं कि एक बार मैं उनकी एक विदेश यात्रा में उनके साथ गया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन मालदीव्स गए थे। उनके सलाहकार थे हरीश खरे। हरीश खरे मेरे पास आए और वो मेरी पत्रकारिता को जानते थे। वो जानते थे कि मैं किस कड़े अंदाज में, और आप मेरे अंदाजे बयां को जानते हैं, मैं किस कड़े अंदाज में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल पूछा करता था। तब हरीश खरे मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, अभिसार कैसे हो तुम, सब ठीक ठाक है? अगर मनमोहन चाहते तो मेरे मालदीव्स जाने पर रोक लगा सकते थे। आज तक न्यूज चैनल जहां मैं काम कर रहा था, उस चैनल से यह कह सकते थे कि नहीं, अभिसार शर्मा की जगह किसी और पत्रकार को प्रधानमंत्री के विमान में भेजो, क्योंकि अभिसार तो कठिन सवाल पूछता है। मगर फिर 2018 आता है। मैं जिस न्यूज चैनल में काम कर रहा था, एक घटना होती है दोस्तों। सुल्तानपुर में एक कारोबारी पर गोलीबारी होती है। इत्तेफाकन उससे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और तमाम उद्योगपतियों से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आप उत्तर प्रदेश में आइए और निवेश कीजिए। मेरी गलती सिर्फ यह थी कि जिस चैनल में मैं काम कर रहा था बतौर एंकर, मैंने सिर्फ यह कहा कि प्रधानमंत्री, आपने 3 दिन पहले प्रदेश की जनता को यह वादा किया था, उद्योगपतियों से कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और देखिए आज क्या हो रहा है। आप जानते हैं उसके चलते क्या हुआ था? उसके चलते मुझे उस चैनल ने छुट्टी पर भेज दिया था, और न सिर्फ मुझे छुट्टी पर भेजा, बल्कि मुझे एंकरिंग से भी हटा दिया। मुझसे यह कहा गया कि अभिसार आप घर में बैठिए। मुझसे यह भी कहा गया कि आप एंकरिंग छोड़ दीजिए, आप रिपोर्टिंग कीजिए। मगर जाहिर सी बात है, उस चैनल में बने रहना मेरे आत्मसम्मान के साथ समझौता होता, और मैंने उस चैनल को छोड़ दिया था। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादे की याद दिलाई थी, सिर्फ यह गुनाह था मेरा। मगर मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा। बहुत ही सामान्य सा सवाल। यही बदल गया है पिछले 11 सालों में। 2014 से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से कई लोग जुड़े हुए थे। पंकज पचौरी जो कि मीडिया सलाहकार थे, हरीश खरे, संजय बारू जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे। मगर ये लोग कभी भी पत्रकारों के लिए तय नहीं करते थे कि आपको क्या करना है। ये लोग कभी भी संपादकों को फोन करके नहीं कहते थे कि आज प्राइम टाइम में आपको क्या डिबेट करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस वक्त के जो भी मुद्दे थे, 2G मामला, कांग्रेस को लेकर भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन तमाम मुद्दों को लेकर कठोर सवाल किए जाते थे। और आज पिछले 11 सालों में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में कई रहस्यमय किरदार देखे। हिरेन जोशी जैसा रहस्यमय किरदार देखा, जो संपादकों को यह कहता है कि आज शाम को तुम क्या कहोगे, जो संपादकों को इस सुपारी देता है, रिपोर्टर्स को इस सुपारी देता है कि आज तुम्हें किस पर क्या आक्षेप कसना है। यह बदल गया है पिछले 11 सालों में, और यह विरासत थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। आपको याद है ना, संसद के अंदर जब उनकी नोकझोंक हुई थी सुषमा स्वराज के साथ, तब उन्होंने किस तरह से एक शेर की अदायगी की थी। सुनिए।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आज कई पत्रकार जो उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कठोर सवाल किया करते थे, उनसे माफी मांग रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। कई लोग कह रहे हैं कि वो जमाना था जब भारत आगे देख रहा था, जब हम प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तब हमारे जो अभिनेता थे वो बढ़ते हुए पेट्रोल दामों या किसी भी बड़ी घटना पर सरकार से सवाल कर सकते थे, मगर आज वो सब या तो सरकार के पिछलग्गू बन गए हैं या उनके प्रोपेगेंडिस्ट या खामोश हो गए। आज कई लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांग रहे हैं। मुझे लगता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह उनके साथ नाइंसाफी होगी और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमेशा ही माना कि आप उनसे सवाल कर सकते थे और सवाल करने से वो विचलित नहीं होते थे। अगर आप उनसे कोई कठोर सवाल करते थे तो उसको लेकर उनके मन में आपके लिए नफरत नहीं पैदा हो जाती थी। क्योंकि हम नहीं भूलें वो इंटरव्यूज, जिन इंटरव्यूज से प्रधानमंत्री मोदी उठकर चले जाया करते थे, ये कहते हुए दोस्ती बनी रहे, उन पत्रकारों का वजूद खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो पत्रकार किसी चैनल में नहीं दिखाई देते हैं। आज वो लोग अपने छोटे छोटे मंचों पर काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझे देखते हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। यह वक्त बदल गया है दोस्तों। अगर हम पिछले 75 सालों में देखें तो देश दो लोगों का खासतौर से ऋणी रहेगा। पहले प्रधानमंत्री नेहरू चाहते तो देश को मंदिर मस्जिद की आंख में झोंक सकते थे। नेहरू चाहते तो देश को उन्हीं मुद्दों में उलझा कर रख सकते थे, मगर नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, एक वैज्ञानिक सोच के भारत की, एक आधुनिक सोच के भारत की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेहरू की कमियां नहीं थी, मगर वो कमियां हम आज जाकर देख रहे हैं। उस वक्त जब आप एक कदम उठाते हैं ना, तो भविष्य का आपको अंदाजा नहीं होता है। तो उन्होंने जो कदम उठाए, अगर उनमें से कुछ कदम गलत साबित हुए तो इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उसी तरह से मनमोहन सिंह उदारवादी भारत की नींव रखी। 10 सालों में जब वो प्रधानमंत्री रहे तो भारत एक उदारवादी सोच था। भारत की डेमोक्रेसी दुनिया के लिए मिसाल बन रही थी, मगर पिछले 11 सालों में भारत की कौन सी घटनाएं दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि पंडित नेहरू और मनमोहन सिंह को यह देश भुला नहीं पाएगा। आप मुझे हमेशा याद रहेंगे मनमोहन जी। जी हां, मैं नहीं भूला हूं कि न सिर्फ एक पत्रकार के नाते बल्कि एक नागरिक होने के नाते मैंने आपका न जाने कितनी बार मजाक उड़ाया है। यह वो दौर था जब आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, उन पर हर किस्म के जोक्स कस सकते थे। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है AIB, जिसमें तन्मय भट्ट, ये तमाम कॉमेडियंस हैं। ये लोग उस वक्त कई किस्म की पेशकश बनाया करते थे और उसमें कांग्रेस का मजाक बनाया जाता था, मनमोहन सिंह का मजाक बनाया जाता था। जब सरकार बदली और उन्होंने एक कार्यक्रम मुंबई में किया था, वो आखिरी कार्यक्रम था, उसके बाद से AIB किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट नहीं कर पाया, किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल सैटायर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके एक शो की वजह से देश भर में उनके खिलाफ FIRs हो गए। आज इस देश में आप किसी भी पॉलिटिकल सैटायरिस्ट को नहीं देखते हैं। अगर कोई सैटायरिस्ट, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन सत्ता का मजाक बनाता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मजाक बनाता है तो उसके खिलाफ केसेस हो जाते हैं, उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है और उसकी ढेरों मिसालें हैं। यह बदल गया और यह विरासत है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की।
मेरा मानना है सिंह इज किंग, सिंह विल ऑलवेज बी किंग। और यकीनन मनमोहन एक असरदार सरदार थे। सल्यूट मनमोहन जी। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।